स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इंडिया बहुत लंबे समय से एक बात कहता आया है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसा कुछ नहीं होता है। अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के बेस पर जो देश इसको गुड और बैड में क्लासिफाई करते हैं उनको ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कभी किसकी सुनता कहाँ है। पाकिस्तान लंबे समय से गुड और बैड टेररिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया करता था। वो अफगान तालिबान को गुड और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को बैड तालिबान की तरह ट्रीट करता था। आज पाकिस्तान को उसकी ये पॉलिसी बहुत भारी पड़ रही है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में रिपीटेड टेररिस्ट अटैक्स और बढ़ती इंस्टेबिलिटी के कारण पूरा देश एक सिविल वॉर के मोड पर आ चुका है। वो एक ऐसे मोड पर खड़ा है जहां से उसकी वापसी बेहद मुश्किल दिखाई पड़ती है। हाल ही में तालिबान ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो वो पाकिस्तान को 1971 की पेनफुल डिफीट की याद दिला देंगे। असल में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान में TTP को शरण दे रहा है और पाकिस्तान इन इंसर्जेंट्स हाइडआउट्स को उसी तरह टारगेट करेगा जिस तरह टर्की ने सीरिया में कुर्द्स को किया था। इसके रिस्पॉन्स में तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान ना तो सीरिया है और ना ही पाकिस्तान टर्की। अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान है जो बड़े बड़े प्राउड एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड साबित हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को उन पर मिलिट्री अटैक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वरना उनको 1971 जैसी कीमत चुकानी होगी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान तालिबान से इंस्पायर होकर TTP ने पाकिस्तान में अपनी खुद की सरकार एस्टैब्लिश की। ऐसा लगता है मानो वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान जैसा मॉडल एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है। और ये किसी सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही उनका एम पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू करना रहा है। और तो और लास्ट ईयर जून से अक्टूबर में आई फ्लड्स ने पाकिस्तान के 33 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट किया और इससे उसको $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज जो सबसे बड़ी तलवार पाकिस्तान के सर पर लटकी हुई है वो उसकी इकॉनमी की ही है। पाकिस्तान की बिजनेस काउंसिल ने गवर्नमेंट को सलाह दी है कि वो अपने लीडर से डेट फॉरगिवनेस की मांग करें। जल्द ही पाकिस्तान को 30 से 35 बिलियन डॉलर्स की लोन रीपेमेंट करनी है, लेकिन उसके फॉरेक्स रिजर्व्स में कुल 4.5 बिलियन डॉलर्स बाकी है, जो मुश्किल से 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स के बराबर है। हालांकि मंडे को UN ने पाकिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $8 बिलियन से ज्यादा का असिस्टेंस फंड रेज किया है, लेकिन इतने अनस्टेबल और करप्ट माहौल में ये एड किस हद तक असल विक्टिम्स तक पहुंच पाएगी वो यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो पहाड़ टूट पड़ा है उसके सामने ये राई समान एड बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। यानी भले ही एक बार के लिए वो तालिबान के टेरर से बच जाए, लेकिन एक इकोनॉमिक डिजास्टर से बचना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के ऊपर आज टेरर से भी ज्यादा बड़ा खतरा बनकर मंडरा रही है। तो यहाँ सवाल ये है कि अभी तक जो इंस्टेबिलिटीज केवल पाकिस्तान के वेस्टर्न रीजन्स तक सीमित थी, क्या वो एक इकोनॉमिक डिजास्टर के रूप में पाकिस्तान के ईस्टर्न और रिलेटिवली वेल ऑफ पार्ट को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। और तो और यहाँ आपको बता दें कि इकोनॉमी के टर्म्स में अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी भी आज गोते खाती नजर आ रही है, जिसकी वजह से वहां पर चाइना के बढ़ते फुटप्रिंट्स की आहट भी सुनाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटीज इंडिया की सिक्योरिटी पर क्या असर डाल सकती हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 जनवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने एक रीसेंट वीडियो में देखा, पाकिस्तान और उसके सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट टेररिज्म की चपेट में खुदा फंसा है।
कहने को तो ये दहशत तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट और गुल बहादुर ग्रुप जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स के द्वारा फैलाई जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर इसका कनेक्शन अफगानिस्तान तालिबान से है, जिनको कुछ ही महीनों पहले इमरान खान की गवर्नमेंट ने खूब हेल किया था। उनका कहना था कि अब उनको अफगानिस्तान में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वापस मिल पाएगी। वो मिले ना मिले, किंतु तालिबान के रिटर्न के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में टेरर वेव्स वापस आ गई हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स 51% तक बढ़े हैं। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स को पनाह देकर एक रीजनल टेरर हब बन रहा है। टीटीपी पाकिस्तानी सोल्जर्स, आईएसआई ऑफिसर्स, पुलिस और यहाँ तक कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी अपना टारगेट बना रहे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ इस्लामाबाद में टीटीपी सुसाइड बॉम्बिंग्स को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान भी प्रोटेस्ट और वायलेंस से छलनी हो रहा था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों गुटों के अटैक्स की सिमिलैरिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और टीटीपी पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट एकजुट हो गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीटीपी और अफगानिस्तान तालिबान 2000 के अर्ली ईयर्स की तरह यदि आज एक बार फिर पाकिस्तान की लार्ज टेरिटरीज पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश करते हैं तो पाकिस्तान कोलैप्स के कगार पर आ सकता है। अफगान तालिबान और टीटीपी भले ही अलग अलग हों, किंतु ये दोनों एक दूसरे को लंबे समय से सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दोनों फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल रीजन्स यानी एफएटीए से पाकिस्तान का कंट्रोल हटाना चाहते हैं। ऊपर से बलूचिस्तान का इनके साथ मिल जाना इस्लामाबाद के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। तो यहाँ एक ट्विस्ट ये भी है कि टीटीपी के टेरर के बीच पाकिस्तान को यूएस से मॉनेटरी एड का ऑफर आया है। 22 दिसंबर 2022 को यूएस सेनेट ने 2023 के बजट से एलोकेट करते हुए कहा कि जो फंड पाकिस्तान को फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम के अंडर दिया जाता था वो अब काउंटर टेररिज्म के लिए दिया जाएगा। इस डिसीजन से पाकिस्तान में यूएस के लार्ज स्केल मिलिट्री ट्रांसफर का रास्ता ओपन हो गया। अब से कुछ मंथ पहले यूएस ने पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन प्रोवाइड किए थे। इसी के साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा पाकिस्तान की सिक्योरिटी असिस्टेंस पर लगाई गई ब्लॉकेट को हटा दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अलकायदा के चीफ ऐमान अल जवाहिरी के एग्जीक्यूशन में पाकिस्तानी आर्मी ने यूएसए की मदद की और उसी के रिस्पांस में यूएसए ने पाकिस्तानी आर्मी को ये एड प्रोवाइड करी है। पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटना और दिसंबर में यूएस सेंट्रल कमांड चीफ मिशेल एरिक क्यूरिला का पाकिस्तान विजिट पर आना इसी कॉन्टेक्स्ट में रीड किया जा रहा है। इस एड के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रिसेंट डिसीजन से यूएस और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री सिक्योरिटी कोऑपरेशन के एवेन्यूज फिर से क्लियर हो गए हैं। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एक बार फिर अपने टर्मोइल को सेल करके यूएस से फंड्स रिसीव करना चाहती है, लेकिन ये एड पाकिस्तान के आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के हाई लेवल ऑफिशियल्स की पर्सनल पॉकेट्स को फुलफिल करने में यूज की जाएगी। खैर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंडीशन के ब्रीफ ओवरव्यू के बाद आइए अब इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस पर हम गौर करते हैं। दोस्तों, हालांकि सीज फायर के वायलेशन के बाद टीटीपी ने अपने मिलिटेंट्स को देश भर में अटैक्स करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड पाकिस्तान के कुछ ही इलाकों तक सीमित है। लेकिन शुरुआत में जैसा हमने कहा, पाकिस्तान के लिए आज एक इससे भी बड़ा थ्रेट पाकिस्तान के सर चढ़कर नाच रहा है। हम बात कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस की। इसके ओवरव्यू के लिए आइए पहले बात करते हैं कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स की। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी एनर्जी नीड्स के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंट है, लेकिन फॉरेन रिजर्व्स के एक्यूट शॉर्टेज के चलते पाकिस्तान के पास आज उनके एनर्जी इंपोर्ट्स को पे करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसे में अपने एनर्जी बिल्स को रिड्यूस करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने अपनी सभी मार्केट्स को 8:30 PM और रेस्टोरेंट को 10 PM तक शट करने के लिए कहा है। फेडरल डिपार्टमेंट को उनकी एनर्जी कंजम्पशन को 30% तक रिड्यूस करने का आदेश दिया गया है। देश में फैंस और फिलामेंट बल्ब्स के प्रोडक्शन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। देश भर में स्ट्रीट लाइट्स को भी ऑल्टरनेट टाइमिंग्स पर यूज किया जाएगा। फ्यूल की शॉर्टेज के कारण कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन प्लान पाकिस्तान के $274 मिलियन सेव करने वाला है। और दोस्तों, इस तरह के डिसीजंस पाकिस्तान में पहली बार नहीं लिए गए हैं। जब पाकिस्तान ने मई 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब उसके फॉरेक्स रिजर्व्स $1.2 बिलियन रह गए थे। तब पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने अपने सिटीजन्स के डॉलर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, जिनमें लगभग $11 बिलियन के डिपॉजिट्स थे, और अपने सिटीजन से उनकी चाय पर रोक लगाने के लिए कहा, क्योंकि वो उस समय
टी पर 7 बिलियन रुपीस स्पेंड कर रहे थे। कुछ इसी तरह के डिसीजन आज उनके भाई और पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ भी लेते दिखाई दे रहे हैं। खैर, हाल ही में पाकिस्तान के बच्चे और बड़े प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स में कुकिंग गैस को भरकर स्ट्रीट्स में नजर आए। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में कुछ गैस रिजर्व्स पाए गए हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ गैस रिजर्व्स एस्टिमेट किए जाते हैं, लेकिन इतने ट्रबल्ड प्रोविंस में कोई भी कंपनी एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार नहीं है। देश में कुकिंग गैस की शॉर्टेज और बढ़ते इन्फ्लेशन के कारण लोग एलपीजी सिलेंडर्स के बजाय इन बैग्स का यूज कर रहे हैं। ये लोगों के लिए एक चीपर ऑप्शन तो है, लेकिन ये हर समय एक भयानक एक्सीडेंट का रिस्क भी पोज करता है। हालांकि गवर्नमेंट ने इन बैग्स को बैन कर दिया है, लेकिन देश की इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों को इस तरह मजबूर कर दिया है कि वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। और ये क्राइसिस पाकिस्तान के लो इनकम रीजन्स तक ही सीमित नहीं है, अभी कराची जैसे वेल ऑफ एरियाज में भी अपने सिम्टम्स शो कर रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने पैसों के लिए अब से कुछ ही दिन पहले यूएसए में अपनी एम्बेसी की प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन किया है। दोस्तों, पाकिस्तान की ये कंडीशन कोई अचानक नहीं हुई है। कोरोना वायरस पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर से जो इंस्टेबिलिटीज क्रिएट हुई, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। लास्ट ईयर पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स $9 बिलियन के आसपास थे, जो 2023 के पहले ही मंथ में घटकर $5.56 बिलियन रह गए। 2022 में पाकिस्तानी रुपी 30% तक डिप्रिशिएट होकर दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक बन गया। लास्ट ईयर पाकिस्तान का ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 24.5% तक चला गया, जबकि पेरिशेबल फूड आइटम्स के लिए 56% के मार्क को क्रॉस कर गया। वीट की ग्लोबल शॉर्टेज और पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के कारण इसका प्राइस 57% तक बढ़ गया, जबकि वीट फ्लोर का प्राइस 41% तक बढ़ा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक बलूचिस्तान में वीट का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके अलावा रीटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जून 2023 तक $30 बिलियन की जरूरत है। इसमें उसकी एनर्जी और डेट की रीपेमेंट्स मुख्य तौर पर शामिल हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन, फूड और एनर्जी जैसी क्रूशियल कमोडिटीज का परचेज भी एक बड़ा कंसर्न है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस साल भी 2% तक एस्टिमेट की गई है। अब पाकिस्तान की हालत कैसे हुई, इसके मेजर फैक्टर्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कंसर्न की बात यह है कि इस सब हाई पॉसिबिलिटीज के बाद भी शहबाज शरीफ ने लास्ट ईयर की क्राइसिस से लड़ने के लिए इकोनॉमी में कोई सॉलिड स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने इंटरनेशनल बेल आउट सीक करने के अलावा इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज करने या लोगों को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया। आज एक बार फिर शहबाज शरीफ और उनके मिनिस्टर्स अपने परमानेंट लीडर से हेल्प मांगने जा पहुंचे हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ ने चाइनीज प्रीमियर ली केचियांग को कॉल करके उनको अपकमिंग पोटेंशियल डिफॉल्ट से खुद को बचाने की हेल्प मांगी है। वहीं उनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हेल्प के लिए रियाद में सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से मिलने गए, क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशक दर का कहना है कि जनवरी खत्म होने से पहले सऊदी अरेबिया और चाइना पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स डूबने से बचा लेंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने से बच जाएगा। उनके मुताबिक चाइना और सऊदी अरेबिया ने इस्लामाबाद को $13 बिलियन की एड देने का एश्योरेंस दिया है। आप सोच रहे होंगे कि लिस्ट में आईएमएफ कहां पीछे छूट गया, तो आपको बता दें कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट फिलहाल आईएमएफ को मनाने में लगी है। आईएमएफ पाकिस्तान के फिजिकल इंडिसिप्लिन और पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी से बहुत नाराज है। 2019 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, जिसमें से $3.9 बिलियन अगस्त 2022 तक दे दिए गए। इसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सितंबर में आने वाला था, लेकिन आईएमएफ ने इसके नए इंस्टॉलमेंट्स को रिलीज करने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी कारण पाकिस्तान और आईएमएफ आज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर नहीं आ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक साथ लेकर डूबने के लिए तैयार है। और जब इकोनॉमिकल क्राइसिस वहां की सिक्योरिटी क्राइसिस और टेररिज्म से मिल जाती है, तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाती है। यहाँ भले ही सऊदी अरेबिया, चाइना या आईएमएफ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कुछ एड दे भी दे, लेकिन ऐसा कोई भी एड पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों की नीड्स को तब तक फुलफिल नहीं कर पाएगा जब तक उनकी गवर्नमेंट इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं लेती है। उदाहरण के लिए लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को रिड्यूस करके इंडिया जैसे नेबर्स के साथ अपनी ट्रेड और एनर्जी रिलेशनशिप को रिपेयर करने की जरूरत है। दोस्तों, ये तो बात हुई पाकिस्तान की, लेकिन अब अगर हम उनके पड़ोसी अफगानिस्तान की बात करें तो बीते कुछ दिनों में वहां पर फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन नेशनल्स के टेरर अटैक्स बहुत तेजी से बढ़े हैं।
ऊपर से पाकिस्तान के साथ एक पोटेंशियल वॉर का खतरा देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक इसका सीधा असर यहाँ पर होने वाले पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ रहा है। तालिबान अपने एक्सट्रीमिस्ट रूल के कारण पहले से ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना और अपने सैंक्शंस को माफ कराने के लिए काफी हद तक फेल हुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान के 2/3 हाउस होल्ड्स आज अपना फूड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाइना को देखकर लगता है कि वो यहाँ कुछ अलग ही गेम प्लान प्रिपेयर कर रहा है। यूएसए के जाने के बाद चाइना तालिबान में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस कंटिन्यू करने वाली फोरमोस्ट कंट्रीज में से एक था। वो अफगानिस्तान के प्रॉमिसिंग मिनरल सेक्टर को डेवलप करने और अफगानिस्तान को अपने बीआरआई का पार्ट बनाने के लिए खुद को तालिबान के एक डोमिनेंट पार्टनर के रूप में स्टैब्लिश करने लगा। वो उनकी गोल्ड, लिथियम, यूरेनियम और बाकी रेयर मिनरल्स के माइनिंग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने लगा। यहाँ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हुए हजारों चाइनीज बिजनेसमैन अफगानिस्तान आने लगे। इस सब से लगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स के बाद अब सच में अफगानिस्तान की किस्मत चमक सकती है। लेकिन 12 दिसंबर को काबुल के एक होटल में एक डेडली टेरर अटैक हुआ। इसमें मिलिटेंट्स ने काबुल के एक इंपॉर्टेंट होटल को सीज कर लिया जिसमें चाइनीज बिजनेसमैन रहा करते थे। इसके बाद सभी चाइनीज नेशनल्स को अफगानिस्तान से निकलने के लिए कहा गया। हैरानी की बात यह है कि इससे एक दिन पहले ही तालिबान लीडर्स ने चाइनीज एम्बेसडर्स वांग यू को यह एश्योर किया था कि उनके देश में चाइनीज नेशनल्स और उनकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि इन अटैक्स का असर अफगानिस्तान में चाइना की बढ़ती प्रेजेंस पर जरूर होगा, लेकिन उसके बावजूद हाल ही में तालिबानी मिनिस्टर शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने चाइनीज कंपनी शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कॉरपोरेशन के साथ अमू दर्या बेसिन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने और देश के नदन सरीपुल प्रोविंस में एक ऑयल रिजर्व बिल्ड करने की मेगा डील साइन की है। अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद तालिबान ने पहली बार किसी फॉरेन कंपनी के साथ एक मेजर पब्लिक कमोडिटीज एक्सट्रैक्शन डील साइन करी है। ये डील तालिबान के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट की सोर्स बनकर सामने आई है। इसके तहत चाइनीज कंपनी नदन सरीपुल, जवझान और फरियाब प्रोविंसेस के लगभग 4500 स्क्वायर किलोमीटर में ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाली है। इस 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसमें चाइनीज कंपनी देश में $150 मिलियन हर साल इन्वेस्ट करेंगी। 3 साल में इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर $540 मिलियन कर दिया जाएगा। इसमें तालिबान को 20% पार्टनरशिप दी जाएगी, इसको बाद में 75% तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उनके मुताबिक इसमें 3000 अफगान्स को भी एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प ने अफगानिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ 2012 में अमू दर्या से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की एक और डील साइन की थी। उस समय अमू दर्या में 87 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एस्टिमेट किया गया था, लेकिन तालिबान के टेक ओवर के बाद ये डील कैंसिल कर दी गई। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि चाइना ने तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन ये सभी स्टेप्स दिखाते हैं कि चाइना तालिबान एडमिनिस्ट्रेटेड अफगानिस्तान में अपने इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स स्ट्रेंथन करने के लिए कितना उत्सुक है। एस्टिमेट्स के मुताबिक अफगानिस्तान $1 ट्रिलियन से ज्यादा की अनटैप्ड मिनरल रिसोर्स पर बैठा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहद ल्यूक्रेटिव सोर्स है। लेकिन इस देश की वल्नरेबल सिक्योरिटी कंडीशंस के कारण इसका सिग्निफिकेंट पार्ट एक्सप्लोर नहीं किया गया है। रिपीटेड टेरर अटैक्स के बावजूद चाइना द्वारा इन डील्स को साइन करना इस बात का पुख्ता सबूत देता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इंडिया ने भी अफगानिस्तान में अपने लगभग 500 प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अभी तक नहीं कर पाया है। किंतु आज इस रीजन के डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना जरूरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल इंडिया के वेस्टर्न नेबरहुड में हो रही ये डेवलपमेंट्स इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर सीरियस सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस थ्रो कर दी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेज्ड वॉर के चांसेस इंडिया के ऊपर स्पिल ओवर इंपैक्ट्स शो कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीटीपी या अफगान तालिबान को टारगेट करने के बहाने पाकिस्तान कश्मीर में भी अपने इविल इंटेंशंस को अंजाम दे सकता है और उसका पूरा ब्लेम दूसरी साइड पर डाल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तरह के डेवलपमेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी को जम्मू के रजौरी टाउन में 2 डेडली टेरर अटैक्स देखने को मिले। यहाँ सबसे बड़े कंसर्न की बात यह थी कि जम्मू के इस एरिया में एक लंबे समय से कोई टेरर इंसिडेंट नहीं देखा गया था। अब इन अटैक्स का बढ़ना पाकिस्तान की पुअर सिक्योरिटी टर्मोइल का स्पिल ओवर बयां करता है। खैर, फिलहाल इस अटैक के बाद गवर्नमेंट ने जम्मू में विलेज डिफेंस कमिटीज स्टैब्लिश करने का फैसला किया है। इन डिफेंस कमिटीज के तहत सिविलियंस को उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्म किया जाएगा। लेकिन आगे चलकर भारत को
कश्मीर और पाकिस्तान से सटे बाकी रीजन्स में भी विजिलेंस और प्रिकॉशंस को एक्सेलरेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये थी कहानी अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और चाइना की। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि कैसे इन सब का स्पिल ओवर इफेक्ट भारत तक आ सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, शुड इंडिया लेवरेज Pakistan's economic and security turmoil to make deep inroads in Afghanistan? Analyze. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।